अब इसके बाद में अपन आपको सिखाता है बर्नौलीज थ्योरम। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के मैंने प्रॉब्लम्स किस तरह से आते हैं उसके बारे में बताया। अब अपन आपको सिखा रहा है कौन सा थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। ओके, आया समझ में? बर्नौलीज थ्योरम क्या बताता है कि किसी लिक्विड का जो फ्लो होता है, किसी लिक्विड का कौन से लिक्विड का, किसी आइडियल लिक्विड का जब फ्लो होता है किसी नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पाइप से, तो उस लिक्विड के हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। अरे इसके पहले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी किस पर बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पर ये किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर वो क्या बोल रहा है, जैसे अगर मैं ये बोलता हूं कि इस चीज को मैंने गिराया तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी थ्रू आउट द मोशन? कांस्टेंट। डिक्रीज क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे जाएगा। इंक्रीज क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी किसने दी? पोटेंशियल एनर्जी के लॉस। आया ना समझ में? अगर कोई पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है, अगर वो पाइप का लिक्विड ऊपर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। आया ना समझ में? लेकिन लिक्विड है बेटा, तो लिक्विड में एक चीज अलग आ जाती है, और वो क्या आ जाता है? टाइम। क्योंकि मास जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है वो विथ टाइम वेरी होगा। अगर जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा मास फ्लो होगा ना। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी और केयर करने की है। दूसरी बात कि यहाँ पर एनर्जिया, क्या एनर्जिया कितनी होती है? एनर्जीज कितनी होती है यार? एनर्जीज होती है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड वन मोर एनर्जी दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। आया ना समझ में? तो जब कोई नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पाइप में लिक्विड फ्लो होता है तो उसकी फ्लो के हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी म्हणजे प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। लेकिन कौन सा लिक्विड फ्लो होना चाहिए? आइडियल। तो दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। तो इसके पेरेंट्स को पहले से ही पता था। क्या करेगा ये? नालियों पे एक्सपेरिमेंट करेगा। ऐसा चीजें कहाँ पर कर सकते थे? आया ना समझ में? अलग अलग पाइप्स है ना, पाइप्स में लिक्विड के फ्लो का देखना पड़ेगा कि हाँ लिक्विड ऊपर जा रहा है, नेरो हो रहा है, पाइप ब्रॉडर हो रहा है ना, और उसमें एनर्जी को क्या करना? बर्न करना। ऐसा ही इससे पेरेंट्स को पहले ही पता था कि नालियों में एक्सपेरिमेंट करेगा, तो उसके नाम के आगे क्या लगा दिया? बर्नौली, है ना। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं अपने, जिनके काम जो है वो वैसे ही थे, नाम वैसे ही थे। इसके पहले मैंने बताया होंगे और भी। तो बर्नौली यानी इसने इन पे एक्सपेरिमेंट करा। तो कुल मिलाकर बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? लिखिए, व्हेन एन आइडियल फ्लूइड flows through a pipe of non-uniform area of cross section. When an ideal fluid flows through a pipe of non-uniform area of cross section, then sum of all energies, sum of all energy यानी क्या? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी remains constant throughout the pipe.
समझ गए? जब कोई नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पाइप में कोई लिक्विड, कौन सा लिक्विड, आइडियल लिक्विड फ्लो होता है, तो पाइप के हर एक पॉइंट पर सम ऑफ ऑल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इट इज लाइक कि इसको मैंने ऊपर थ्रो करा तो मोशन के हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट। अब ये जो बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे पास में आया था, है ना, ओके, इस स्टेटमेंट को अपन क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ये बोर्ड्स में आएगा बेटा, स्टेट बोर्ड जिसका है उसके लिए एक एक शब्द जो है ना वो अभी से ही समझ के कर लो, है ना, बात का बाद में आओगा। प्रूफ, गॉट इट? तो दोस्त प्रूफ ये है कि हम ऐसा एक पाइप बनाया है, आया ना समझ? ये पाइप ऐसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है ना, लिक्विड फ्लो हो रहा है, और लिक्विड किस में है बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो में। ये क्रॉस सेक्शन ए में, ये क्रॉस सेक्शन एन है ना, लाइक इसकी हाइट कितनी है बेटा, h2 है। यहाँ पे पाइप की हाइट ग्राउंड से क्या है, h1। यहाँ पे डेंसिटी क्या है, रो है। यहाँ पे भी डेंसिटी क्या है, रो है, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v1 है। यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v2 है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a1 है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a2। गॉट इट? तो मैंने एक स्पेसिफिक लिया है कंसेप्ट, तुमको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि पाइप सर ने ऐसा लिया है जो आगे नेरो हो रहा है और उसकी हाइट बढ़ रही है। नेरो होगा तो क्या होगा, v2 इज ग्रेटर देन v1। आया ना समझ? यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ गई। जब लिक्विड यहाँ से यहाँ तक आया तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी, लेकिन किसकी कॉस्ट पर, किसने वर्क करा, प्रेशर एनर्जी ने वर्क। आया समझ? लिक्विड आगे ऊपर तब तक नहीं जा पाता जब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। भाई लिक्विड को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए कौन एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, वाई, वो विच, प्रेशर। यानी यहाँ पर लिक्विड को इंटर कराने के लिए प्रेशर एनर्जी वर्क करती है। प्रेशर वर्क करता है किसके ऊपर, फ्लूइड पर। लेकिन जब लिक्विड यहाँ से निकल जाता है तो फ्लूइड प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करके बाहर निकलता है। तो ये लैंग्वेज ध्यान रखना, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बात नंबर 1। दूसरा कि अगर आप इसी कंसेप्ट को कोई सी भी बुक में देखोगे ना तो लैंग्वेज इतनी प्रॉपर नहीं है, मैंने देखा हुआ है। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छे से समझो, क्योंकि जब मैं समझा रहा हूँ तो वो चीज़ें मैं आपको एक एक लिखा कर भी दे रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। तुम बुक जाकर देखोगे ना तो आपको पता गिरेगा कि उन्होंने इतना क्लियर नहीं करा। आया समझ में? प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, अभी यहाँ पे कंसेप्ट तो समझ में आ गया है ना। एग्जैक्टली यहाँ पर आपको प्रूव क्या करना है पता है। यहाँ पर प्रेशर है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि सर काइनेटिक एनर्जी
हाफ रो वी स्क्वायर क्यों हो गई, है ना? ये तो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। सर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के बजाय रो जी एच कब से होने लगी? बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच होती है, लेकिन मास किसका फंक्शन है, टाइम। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां पर जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो पर यूनिट वॉल्यूम। भाई रो जी एच कब आएगा, जब एम की जगह क्या होगा, मास इज इक्वल टू वी रो जी एच हो, और पर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वी करेंगे तो रो जी एच हो जाएगा। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, मास की जगह वी और रो करा और पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो रो। और प्रेशर एनर्जी किसके बराबर होती है, तो प्रेशर एनर्जी होती है P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, P। तो आपको मैंने क्या कहा था, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों एनर्जियां क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है। तो द सम ऑफ ऑल दिस थ्री एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये मुझे प्रूव करना है, गॉट इट। अब इसको हम स्टेप नंबर 1 लेते हैं। यहां पर स्टेप नंबर 1 में हम लोग लेते हैं कि फोर्स exerted by pressure on fluid at cross section M, that force is equal to F1 is equal to क्या होगा, P1 into A। This is the force exerted by pressure energy on the fluid at cross section M, है ना? ठीक है। कुल मिलाकर वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी किसके फॉर्म में अपीयर हो रहा है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जैसा दिखाया गया है। अब वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, जब वो एम पे थी कौन, फ्लूइड, तो प्रेशर एनर्जी जो है वो ज़्यादा थी और उसने वर्क करा, किस पे वर्क करा, प्रेशर एनर्जी ने फ्लूइड। तो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी ऑन फ्लूइड एट क्रॉस सेक्शन एम पर सेकंड। पर सेकंड क्यों बेटा, क्योंकि मास 1 सेकंड। तो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी एट क्रॉस सेक्शन एम इज इक्वल टू W1 आएगा, वो क्या होगा, फोर्स F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 सेकंड में, V1। तो वो किसके बराबर आया, P1 A1 V1। गॉट इट, P1 A1 V1, समझ गए। सिमिलरली फोर्स exerted by fluid against pressure at cross section N, that force is F2। F2 is equal to क्या होगा, P2 into A2। देखो जब लिक्विड ने यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था तो इंटर करवाने में प्रेशर ने फ्लूइड पर वर्क करा। जब लिक्विड यहाँ पर पहुँच गया तो वो बाहर निकल रहा है, तो फ्लूइड क्या कर रहा है, उस जगह के प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करके बाहर निकले। अगर फ्लूइड के पास में एनर्जी नहीं होगी तो वो क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो फ्लूइड उस जगह के प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करके बाहर निकल गए, समझ में आया। तो यहां पर फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड अगेंस्ट द प्रेशर एट क्रॉस सेक्शन एन इज दिस, है ना। तो वर्क डन बाय फ्लूइड अगेंस्ट प्रेशर एनर्जी एट क्रॉस सेक्शन एन,
that work done is W2. W2 is equal to what? F2 into at क्रॉस सेक्शन n पर सेकंड लिखना बहुत जरूरी है. पर सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज v2, यानी ये क्या आ गया? P2 A2 V2. तो वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी ऑन द फ्लूइड एंड वर्क डन बाय द फ्लूइड अगेंस्ट द प्रेशर एनर्जी, ये दोनों आ गए. अब यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है? मास ऑफ लिक्विड enters through m per second is equal to leaves through n per second. एक सेकंड में मास ऑफ लिक्विड जो इंटर होगा वो होगा A1V1 वॉल्यूम इंटू रो इज इक्वल टू A2V2 इंटू रो इज इक्वल टू एम लेट कर. यहाँ पर एम इज नॉट मास इन ए गिवन टाइम, इट इज इन अ 1 सेक. समझ में? समझ में? तो इतना चीज जो है वो समझने के बाद में, सीखने के बाद में, देखने के बाद में हम ये बोल सकते हैं कि नेट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी ऑन फ्लूइड पर सेकंड. जब वो लिक्विड एम से एन तक गया तो नेट वर्क डन कितना हुआ? तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? W1 माइनस W2, क्योंकि वर्क डन बाय एंड वर्क डन ऑन है ना. तो ये दो इसका माइनस होगा, तो यानी क्या होगा? ये P1 A1 V1 माइनस बोल P2 A2 V2. A1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा? M बाय रो माइनस A2 V2 क्या होगा? M बाय. तो नेट वर्क डन बाय द प्रेशर ऑन द फ्लूइड in 1 second is equal to P1 minus P2 into in the bracket M by rho. अब जो ये वर्क हो रहा है वो किसके फॉर्म में अपीयर हो रहा है? तुम जो काम कर रहे हो वो किसके फॉर्म में अपीयर होगा? तुम्हारे रिजल्ट के, है ना. इसके 223 आए, तेरे 126 आए, हाँ 80. ठीक है, अच्छा है, 180 भी अच्छी बात है, शाबाश. ठीक है, आगे समझना. तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो फ्लूइड वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है. तो यहाँ पर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर सेकंड. बता, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर सेकंड क्या होगा? हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 का स्क्वायर. गॉट इट? इंक्रीज इन फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा? mgh2 माइनस mgh1. पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ गई ना, समझ गई? ठीक है. अब यहां पर अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूं, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? नेट वर्क डन बाय प्रेशर ऑन फ्लूइड पर सेकंड इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड. गॉट इट? आया ना समझ में?
और नेट वर्क डन क्या होगा, P1 m बाय रो माइनस P2 m बाय रो इजिकल टू क्या आ गया, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1 m एक दूसरे को निपटा गए। तो क्या आया, P1 बाय रो प्लस 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 हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH1 इज इक्वल टू P2 बाय रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2 इसमें रो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देखिए ये प्रूफ है, आया समझ में। ये सारी क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। ये क्या कहलाती है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, है ना। क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, प्रेशर एनर्जी यानी पीवी, काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh, है ना। और अगर हम यहाँ पर सब में किसका डिवाइड कर देते हैं, रो जी का, इस फॉर्मूले में, तो क्या आता है, P1 बाय रो जी प्लस हाफ V1 स्क्वायर अपॉन जी प्लस H1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 बाय रो जी प्लस हाफ V2 स्क्वायर बाय जी प्लस H2। ये भी क्या है, कांस्टेंट। इस चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल हेड, इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड और इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। तो सम ऑफ प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड, ये क्या होगा, कांस्टेंट। इसके नाम दिए हैं उसने, ये क्या दिया है, पोटेंशियल हेड। ये कौन सा हेड है, प्रेशर हेड, और ये है काइनेटिक हेड। तो सम ऑफ ऑल हेड्स इज कांस्टेंट। इन शॉर्ट व्हाट इज द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम को हम किस तरह से ध्यान रखेंगे, तो हम बोलेंगे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। किसी पाइप, अगर पाइप में एज क्या होती है, सेम रहती है थ्रू आउट द पाइप। क्या बोला, अगर हाइट, पूरा पाइप एक ही हाइट का, अभी मैंने ऐसा पाइप लिया था ना, उसको ऐसा खींच दो तो एज क्या होगी, सेम होगी। तो क्या होगा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। यानी अगर मान लो कि फ्लो में प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एक ही बात बोली, समझा। तो इस तरह से जब दो चीज़ों में हमें देखा जाता है, तो अगर मान लो कि प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पर इफेक्ट होगा डायरेक्टली, अगर एरिया हाइट सेम रहती। तो दिस इज द बर्नौलीज थ्योरम। इसमें तीन चीज़ों को हमें डील करना होता है, प्रेशर को, वेलोसिटी को और हाइट को। हाइट बढ़ेगी तो बाकी की दो चीज़ों पे इफेक्ट उसका किस तरह का होगा वो हमें देखना पड़ता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है और एप्लीकेशंस पे पूरा की पूरा एक लेक्चर जो है वो लग जाता है ना। अभी आपको बर्नौलीज थ्योरम समझ में आया, दिमाग में इतना घुसा लीजिए, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर
प्रेशर बढ़ता है ना, तो क्या होगा, वेलोसिटी और हाइट इसमें कुछ न कुछ कमी आ सकती। ये तीन चीज़ें हम श्योरिटी से एक साथ नहीं बोल सकते, लेकिन उसको समझोगे तो ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इसके बाद में समझाऊंगा, अभी आप बर्नौलीज थ्योरम को पूरा एब्जॉर्ब करो, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में आता है मैग्नस इफेक्ट, वेंचुरी मीटर, वेलोसिटी इफलक्स, वेलोसिटी इफलक्स, पीटोट ट्यूब, साइफन, साइफन है ना, एरोडायनामिक शेप है ना, एयरफॉइल बोलते हैं इसको, एयरफॉइल है ना, एंड बहुत सारे और जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ये बहुत बड़ा पार्ट है किसका, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। आप लोग घर जाकर अगर प्री रीडिंग करोगे ना, तो ये अगले दिन जो है बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना। अब मैग्नस इफेक्ट, वेंचुरी मीटर है ना, ये सब किसके ऊपर बेस्ड है, बर्नौलीज थ्योरम। अगर हम कभी क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉलिंग कर रहे हैं, तो बॉलिंग करने में बॉल को एयर में उसके पाथ से डिफरेंट पार्ट पर ले जाना, क्योंकि जब हमने किसी बॉल को थ्रो करा तो उसकी ट्रेजेक्ट्री अपने को डिसाइडेड होती कि हाँ इसका पाथ पैराबोलिक होगा और ये यहाँ पर आकर गिरेगी। लेकिन बॉल जो है जहाँ पर गिरने वाली होती है वहाँ पर नहीं गिरते हुए उसके पहले या बाद में गिर जाती है, और उसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। यानी एज यूजुअली हमारा अगर एक बॉल को सीधे थ्रो करेंगे तो वो जहाँ पे टप्पा खाना चाहिए ज़मीन पर आकर, वहाँ पर नहीं किसी दूसरे पॉइंट पर टप्पा खा जाता, उसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। एयर में स्विंग होना, ओके, वो एक अलग बात होती है कि टप्पा खाने के बाद में सीम जो है वो जहाँ पर गिरती है उससे वो इन कटर या आउट कटर हो जाती, वो अलग है ना। आया समझ में। क्रिकेट हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं आता, है ना। आया समझ में। तो अगर हमने क्रिकेट में लगान मूवी भी देखी हो, है ना, अब वो लगान में जो है वो आमिर खान का जो फेवरेट पर्सन रहता है बॉलिंग में, वो रहता है कचरा, है ना। और वो कचरा जो है उसको वो शुरुआत में बॉल दे देता है। अब शुरुआत में बॉल देता है तो लगता है कि उसका दिन अच्छा नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, टेक्निक की कमी है। जब हम पहली बार खेलते हैं, जब हम पहली बार एग्ज़ाम देते हैं ना, तो टेक्निक की कमी होती है, हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं और गलतियां करना शुरू कर। तो उसने वो गलती जो है वो टेक्निक्स की, क्योंकि प्रैक्टिस कम हुई होती तो वो करी हुई होती है। जितनी प्रैक्टिस करते तो हमें हर बार प्रैक्टिस में नई नई गलतियां निकल कर आती है, और वो गलतियों को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, एक टेक्निक्स का एक असेट खड़ी हो जाती है। तो क्या होता है कि वो बॉलर जो है वो पहले कुटाता है, क्योंकि उसकी बॉल जो है वो जैसी अभी तक उसका जो कॉन्फिडेंस था वो उस हिसाब से नहीं जाती। उसका कारण है कि बॉल जो है वो पुरानी नहीं हो। जब बॉल पुरानी होती है और उसके बाद में उसको हटाना पड़ता है बॉलिंग से, फिर उसके बाद में एक बार फील्डिंग में उसके हाथ में बॉल आती है, वो बॉल पकड़ता है और वो थ्रो करता है। अब वो देखता है अभी अभी क्या हो गया इसको,
पहले टर्न नहीं हो रही थी और अभी टर्न हो गई, तो फिर उसको बॉलिंग पे लगाते और वो मैच का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो कुल मिलाकर बॉल कैसे टर्न होती है और पुरानी बॉल क्यों टर्न होती है, तो क्रिकेट में जो लेदर बॉल होती है उसको बॉलर जो है या सारे प्लेयर्स जो है जो फील्डिंग करनी है वो एक तरफ से उसको स्मूथ रखते हैं और दूसरी तरफ से क्या होता है, रफ होती है। तो पुरानी बॉल जो है उसका हाफ पार्ट जो है ना, सीम का एक तरफ का भाग जो है वो क्या होता है, स्मूथ रहता है और दूसरी तरफ का पार्ट जो है वो क्या होता है, रफ रहता है ना। तो ये बॉल हो गई, ये सीम हो गया, यहाँ वाला पार्ट क्या होगा, स्मूथ, और यहाँ का पार्ट क्या होता है, रफ। तो जब ये स्मूथ और रफ होने के बाद में अगर हम बॉल को ऐसे थ्रो करते हैं तो बॉल क्या होती है, एयर में समरसोल्ड करती है और वो समरसोल्ड होने के कारण जो है कुछ क्या होता है, एयर का वेरिएशन आ जाता है। एयर जो है वो एज यूजुअल जैसी रहती है ना वैसी नहीं रह पाती। आपको समझाता हूँ, हमेशा एक बात बोली जाती है कि क्रिकेट में हम जब बॉलिंग करते हैं तो स्पिनर्स जो है वो एयर के का भी एडवांटेज लेते हैं और एयर के अगेंस्ट बॉलिंग करने का भी एडवांटेज। कई कई बार क्या होता है, कोई बॉलर जो है उसका किसी एक में अच्छा कंट्रोल रहता है, इसलिए उसका एंड भी बदला जाता है कि इस एंड के बजाय उस एंड से जाओ, क्योंकि एक एंड में एयर आपका सपोर्ट कर रही होती है और एक में आप एयर के अगेंस्ट बॉल कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ इससे समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मैग्नस इफेक्ट। वी आर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मैग्नस इफेक्ट। तो लेट एयर जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में बह रही है, मंद मंद हवा बह रही है ना, ये एयर आ रही, गॉट इट, समझो। ये एयर ऐसे ऐसे नहीं बहेगी, कब, जब बॉल आएगी तो बॉल तुम्हारी घूमती हुई आ रही, इतनी बड़ी बॉल बताई, अब ये बॉल कैसी घूम रही दोस्तों, ओमेगा एंगल, क्योंकि इस आप सीधे नहीं फेंक रहे हो रे, सीधे फेंकोगे तो जहां पे गिरना वहां गिरेगी, आप ऐसे फेंको, स्पिन करते है ना। एक लड़का था पिछले साल, वो जब भी उसको मैं देखता तो हाथी से घुमाता है ना, आया समझ, क्रिकेट इतना ज़्यादा दिमाग में चढ़ गया। ठीक, अब क्या है कि जब हम ऐसे बॉल को फेंकेंगे तो वो ऐसे स्पिन करते हुए ऐसे भी जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में भी घूमती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारी प्रैक्टिस किस तरह से, आया समझ में। तो ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो जो ऊपर वाली भी है ना बेटा, वो क्या हो जाती है, इधर की तरफ आ जाती है, गॉट इट। जो स्ट्रीम लाइंस है वो क्या हो जाती है, एसी हो जाती है, समझा रहे। जो स्ट्रीम लाइन से वो एसी हो जाती है, समझा रहे। जो स्ट्रीम लाइन से वो एसी हो जाती है और यहाँ की स्ट्रीम लाइंस क्या हो जाती है, एसी, समझ गए। तो यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस क्या हो गई, बिलो द बॉल क्या हो गई, स्ट्रीम लाइन डेंसर, अबोव द बॉल स्ट्रीम लाइंस क्या हो गई, रेयर, समझ में। अब अगर इस पॉइंट पे फ्लो की वेलोसिटी v है, इस पॉइंट पे फ्लो की वेलोसिटी v है, मैं इसको एक क्या लेता हूं, पाइप लेता हूं, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ज्यादा, फ्लो की वेलोसिटी v है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम, तो फ्लो की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसके हिसाब से यहां पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा, v प्लस डेल्टा। यहां पे प्रेशर क्या है, p, ये दोनों सेम हॉरिजॉन पर बर्नौलीज थ्योरम लगाऊंगा, है ना। ये पॉइंट है m, ये पॉइंट है n, ये पॉइंट है m1, ये पॉइंट है n1। तो एग्जैक्टली इतना एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं देता, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं। हम बर्नौलीज थ्योरम कहाँ पे लगा रहे हैं, इस पर और यहाँ पर, ये दोनों सेम हॉरिजॉन पर है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस नहीं है, काय में चेंजेस है, यहाँ पर वेलोसिटी कम, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा, p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो गया, कम, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा,
P माइनस डेल्टा P। यहाँ पर प्रेशर P, यहाँ पर वेलोसिटी V, यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस क्या हो गई, रैरर हो गई, तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। वेलोसिटी कम हो गई तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाए। तो ऊपर बॉल के ऊपर प्रेशर P प्लस डेल्टा P, नीचे प्रेशर P माइनस डेल्टा P, तो यहां पर क्या होगा, एक एडिशनल फोर्स लगेगा अपार्ट फ्रॉम mg, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, 2 डेल्टा P इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्योंकि ऊपर की तरफ प्रेशर P प्लस डेल्टा P है, नीचे प्रेशर क्या है, P माइनस डेल्टा P है, तो एडिशनल फोर्स लगेगा, और एडिशनल फोर्स लगेगा तो बॉल जो है वो वर्टिकल मोशन जो है वो थोड़ा सा फास्ट करेगी, यानी कि बॉल जो है उसका पाथ जो एज यूजुअल होना चाहिए, ये क्या है, यूजुअल पाथ बॉल का, उसके बजाय बॉल क्या होगी, न्यू पाथ ट्रेस कर। समझ में है? तो बॉल थोड़ी सी क्विकली भी अर्थ पर आएंगी, और उसके साथ साथ में क्या होगा, पोजीशन भी डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंजेस होता है ना, तो बॉल पर बैट पर बॉल अलग जगह गिर जाती है, लग जाती है, और उसके कारण जो है आप निपट जाते हैं। तो इसका एडवांटेज कौन लेते हैं, बॉलर्स। किसका, मैग्नेस इफेक्ट। आया समझ में? अगर कोई स्पिनर है तो उसको पूछना मैग्नेस इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है, और नहीं पड़ा तो उसको समझाना कि व्हेनेवर जब हम बॉल को स्विंग करते हैं, स्पिन करते हैं एयर में, और पुरानी बॉल होती है, तो क्या होता है कि बॉल के रोटेशन के कारण जो एयर की लेयर्स हैं वो बिलो द बॉल इंक्रीज हो जाती है, अबो द लेयर जो है, अबो द बॉल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके कारण वेलोसिटी ऑफ एयर बिलो द बॉल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अबो द बॉल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके कारण बर्नौलीज थ्योरम के कारण यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी है, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पे वेलोसिटी कम हुई है तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बॉल के अबो प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा, और नीचे क्या हो जाता है, प्रेशर कम। वो यहाँ पर एक एडिशनल थ्रस्ट देता है बॉल को, और दैट्स वाई बॉल जो है वो अपना यूजुअल पाथ को से डेविएट होकर एक न्यू पाथ को फॉलो करती है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। आया समझ में? एंड द सेम जो चीज़ है वो कहाँ पर आता है, एरोप्लेन का जो शेप होता है, उसकी विंग्स का जो शेप होता है ना, उसमें एरोडायनामिक शेप, ठीक है, एयरफॉइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उसको भी मैं समझा देता हूँ।